अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर इमरान जा एक बार फिर आपके साथ। आज मैं आपके साथ एक नया सिलसिला शुरू कर रहा हूँ, जो कि मुझे पहले कर देना चाहिए था। मैं इंडिविजुअली पहले अपने तमाम जो मेरी वीडियोज़ देख के सवालात पूछते थे, मैं उनका वहाँ पे जवाब देने की कोशिश करता था। लेकिन आज मैंने सोचा कि आज Q&A क्वेश्चन एंड आंसर्स सवालात और उनके जवाबात के नाम से एक नया सिलसिला शुरू किया जाए। मेरे मीडिया टीम के साथी फराज सलीम इसमें मुझसे आप लोगों के कहे हुए पूछे हुए सवालात मुझसे पूछेंगे और मैं उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा। जी फराज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साइम अल्ताफ़ हमसे पूछते हैं कि अगर दांत साफ़ रखने के बावजूद कीड़ा लगे और एक साइड पे पहले दांत ख़राब था और कुछ अरसे बाद दूसरी साइड यानी कि लेफ़्ट साइड अगर ख़राब है तो इस साइड तो थोड़ी देर बाद राइट साइड में भी कीड़ा लग जाए तो क्या करना चाहिए? इसमें मैं आपको ये बताऊँ कि कभी भी ऐसा नहीं होता या अमूमन ऐसा नहीं होता कि एक दाँत में कीड़ा लगा है तो अगले दाँत में भी लग जाएगा। ये अपना इस कॉन्सेप्ट को साफ़ कीजिएगा। अब रही बात ये कि दाँत साफ़ करने के बावजूद कीड़ा लग जाता है, तो मेरी वीडियोज़ को देखें। मैंने इसमें एक वीडियो में बात क्लियर की हुई है कि ब्रश करने के बावजूद कीड़ा क्यों लगता है। ब्रश करने के बावजूद कीड़ा लगने की वजह सही वक़्त पे ब्रश ना करना, सही तरीके से ब्रश ना करना या ब्रश की सही सिलेक्शन ना करना। ये बातें आपको एक डेंटिस्ट ही बता सकता है। आप अपने तौर पे नेट से भी देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि हर 6 माह के बाद डेंटिस्ट को विज़िट कर लें, ताकि वो बता सकें कि ब्रश करने का वक़्त कौन-सा सही है, जो कि रात का वक़्त है। ब्रश करने का तरीका क्या है, वो ऊपर-नीचे और दायरों की शक्ल में ब्रश करना चाहिए और ब्रश की सिलेक्शन क्या है। ये आप स्मोकर हैं या आप रूटीन यूज़र हैं या आप चाय-कॉफ़ी पीने के आदी हैं, तो इस सूरत-हाल में आपको डेंटिस्ट बताएगा कि ब्रश की सिलेक्शन कैसे की जाती है। अब इन्होंने पूछा कि जिस साइड का दाँत ख़राब है, एग्ज़ैक्ट उसी नंबर का दाँत दूसरी साइड पे भी ख़राब हो गया। तो ये एक महज़ इत्तेफ़ाक है कि दोनों साइडों के दाँत वही नंबर के साथ, अगर पहली दाढ़ है तो उधर भी पहली दाढ़ है, ये महज़ इत्तेफ़ाक है। अब आपको घर बैठ के इसका हल नहीं होगा, इसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास जाना होगा, जो कि आपके दाँतों का मुआयना करेंगे, एक्स-रेज़ करेंगे और देखेंगे कि सिर्फ़ फिलिंग से बात चलती है या रूट कैनाल करके कैप भी करना पड़ेगा। इशफ़ाक़ मियाज़ी साहब पूछते हैं कि सर दांत लगाने की टाइप्स और प्रोसीजर। जी, बिल्कुल इशफ़ाक़ साहब, मैं इसमें वीडियोज़ बना चुका हूँ कि मसनूई दाँत लगाने के 3 अदद तरीके होते हैं। कि जब दाँत निकलवा दिया जाता है या निकल जाता है या टूट जाता है कोई एक्सटेंट में या ख़राब होने की वजह से बचाया नहीं जा सकता और निकाल दिया जाता है, तो दाँत लगाने के 3 तरीके होते हैं। एक तो होता है उतारने और चढ़ाने वाले डेंचर्स, पार्शियल या कंप्लीट डेंचर। दूसरा होता है ब्रिज, पोर्सलिन या ज़िरकोनिया के ब्रिज और तीसरा तरीका होता है डेंटल इम्प्लांट्स, जो कि ये ब्रिज और इम्प्लांट फिक्स दाँतों की किस्म है और जो डेंचर्स हैं वो उतारने चढ़ाने वाले या डिटैचेबल या रिमूवेबल डेंचर्स इनको कहा जाता है। ये 3 तरीके हैं। इसके बाद हमारे एक भाई पूछते हैं कि पुराने दांत अगर टूट जाएँ तो क्या नए दांत उग सकते हैं? जिस पे मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें बताया था कि एक जापानीज़ रिसर्च चल रही है, इन प्रोग्रेस है कि एक इंजेक्शन लगाने से आपके दाँत दोबारा उग आएँगे। फ़िलहाल तो ये मुमकिन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर कभी हुआ तो इसको वेलकम करेंगे और इसको एक नेमत समझेंगे। अभी ये जापानीज़ साइंसदानों की तहकीक चल रही है। इस्लामिक चैनल के नाम से कोई भाई हैं जो पूछ रहे हैं कि सर रूट कनाल करने में कितने पैसे लगते हैं और सेकंड डेंटल इम्प्लांट का ख़र्चा पूछ रहे हैं। उसके अलावा पूछते हैं कि 4 ऊपर और 4 नीचे के इम्प्लांट से क्या मुकम्मल दांत कवर हो जाते हैं? जी बिल्कुल, रूट कैनाल और इम्प्लांट की जो चार्जेज़ की बात है, ये डिपेंड करता है कि आप डॉक्टर की एक्सपर्टीज़ और कौन-सा इम्प्लांट है, किस मुल्क का बना हुआ है। आमतौर पे जर्मनी के इम्प्लांट को प्रेफ़र किया जाता है और भी बहुत से मुल्कों के इम्प्लांट बनते हैं जो कि अच्छे हैं और इनकी कीमतें उसी तरह से वेरी करती हैं। इसी तरह रूट कैनाल की जो चार्जेज़ हैं वो भी वेरी करते हैं, डॉक्टर टू डॉक्टर वेरी करता है, इलाके के मुताबिक वेरी करता है। जो मज़ाफ़ात और निस्बतन छोटे शहर हैं, वहाँ पे चूँकि लोगों की पेइंग कैपेसिटी कम होती है, वहाँ पे ऑब्वियसली सहूलियात भी उतनी कम होती हैं, वहाँ पे चार्जेस कम है। लेकिन बड़े शहरों में चूँकि इंस्ट्रूमेंट की सफाई के लिए ऑटोक्लेव और बाकी अखराजात हैं, तो इसलिए वहाँ पे चार्जेस थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं। बाकी ये है कि अगर मुँह में कोई भी दाँत ना हो और 4 इम्प्लांट ऊपर 4 इम्प्लांट नीचे लगाने से इम्प्लांट लग तो सकते हैं, लेकिन उनकी लाइफ़ ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि खाने का जो प्रेशर है, वो पूरे जबड़े में 4 इम्प्लांट नहीं ले सकते। तो बेहतर होता है कि कम से कम 6 इम्प्लांट, कम से कम। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है पेशेंट की एज और उसकी जो जॉ बोन है, जो उसकी जबड़े की हड्डी है, वो कितना लोड ले सकती है, उसके मुताबिक इम्प्लांट की तादाद तय्युन की जाती है। ज़ैद हमीद एक भाई हैं हमारे जो पूछ रहे हैं कि मैं 14 साल का हूँ और मेरे दांत में कोई ख़राबी है जिसके लिए रूट कनाल रेकमेंड किया गया है। तो वो पूछते हैं कि
रूट कनाल में एनेस्थीसिया जब आप देंगे तो उससे कितना दर्द होता है, ओवरऑल ट्रीटमेंट में कितना दर्द होता है, तो मुझे डर लगता है कि मैं रूट कनाल कराऊं या ना कराऊं। 14 साल का भाई, जिसको मैं बेटा कहूँगा, कि बेटा इसमें है कि रूट कैनाल में हम इंजेक्शन लगाने से पहले, आप जैसे जो डरपोक पेशेंट्स होते हैं उनको हम नमिंग जेल लगा देते हैं, जो कि टीके लगने की दर्द को कम कर देता है। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा कि दर्द नहीं होती, थोड़ी सी दर्द होती है, लेकिन वो सिर्फ सुन करने वाले लोकल एनेस्थीसिया की दर्द है। इसके अलावा उसमें दर्द का कोई शुबा या आंसर नहीं पाया जाता। तो छठा सवाल ये अहमद भाई पूछते हैं, रूट कनाल के दौरान जो पिन यूज होती है वो टूट के अंदर रह जाए तो क्या होता है? बिल्कुल, ये एक बड़ा एक बर्निंग सवाल पूछा है भाई ने। अक्सर डेंटिस्ट जब रूट कैनाल हम कर रहे होते हैं, तो कुछ रूट कैनाल सीधी होती हैं, कुछ जो रूट्स हैं वो टेढ़ी होती हैं। आमतौर पे टेढ़ी जड़ों में हम फ्लेक्सिबल वो पिनें, उनको हम रीमर्स या फाइल्स कहते हैं, वो यूज़ करते हैं। बदकिस्मती से बाज़ वो अंदर टूट जाती हैं। अब ये डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे जाके टूटी है। अगर वो बिल्कुल एंड पे, टिप पे जाके टूटी है, तो फिर इसका कोई इतना ख़ास नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर वो दरमियान में टूटी है, तो उसके लिए फिर हमारे पास रिट्रीवल डिवाइसेस, मतलब उसको वापस खींचने के कुछ तरीके होते हैं। हम मज़ीद और किस्म की पिनों से उसको बाहर निकाल लेते हैं। बेहतर यही है कि डेंटिस्ट को कोशिश करनी चाहिए कि रीमर या फाइल दांत के अंदर ना टूटे। अगर टूट जाए तो उसका फिर कोई ना कोई हल निकल आता है। इसके बाद हमारी एक बहन पूछती हैं कि मैं फिलिंग करवाना चाहती हूँ, होल्स बड़े हैं लेकिन पेन और सेंसिटिविटी जो है वो नहीं है, क्या रूट कनाल ज़रूरी है? बहुत अहम सवाल पूछा। बेहतर होता है कि जब बड़ी कैविटी वाले दांत हैं, ऑल्दो कि उनके अंदर सेंसिटिविटी नहीं है, पेन नहीं है, लेकिन जब हम उनको ग्राइंड करेंगे तो उनमें एनामल घिस जाएगा, और चूँकि पहले उसमें कैविटी बड़ी है और वो बिल्कुल रिस्क होता है उसमें दांत के सेंसिटिव होने का या दांत का चैम्बर ओपन होने का, तो बेहतर है कि उसमें रूट कैनाल करवा लिया जाए। लेकिन ये रेशो है, 30% लोगों की रूट कैनाल नहीं करनी पड़ती, 60 या 70% लोगों की रूट कैनाल करनी पड़ती है। तो बेहतर है कि रूट कैनाल करवा के फिर काम करवाया जाए, ताकि ज़्यादा देर तक, ज़्यादा अरसे तक उस दांत से एंजॉय किया जा सके। डेंटल ट्रीटमेंट के दौरान अगर पेशेंट को बीपी है तो उससे उसको भी मसला हो सकता है। डेंटल एंजाइटी एक अलग फैक्टर है, लेकिन उसके साथ साथ जब ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होगा तो लाजमी तौर पे या यकीनी तौर पे पेशेंट ज़्यादा अपसेट होगा। तो बेहतर है कि पहले ब्लड प्रेशर का इलाज कर लिया जाए। एक और भी मसला है कि रूट कैनाल या अगर हम दांत निकाल दें हाई ब्लड प्रेशर की हालत में, तो ज़्यादा देर तक ब्लीडिंग होती है। तो बेहतर ये है कि पहले ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर लिया जाए, फिर डेंटल ट्रीटमेंट करवाया जाए। एक भाई पूछते हैं कि मेरा पहले एक दांत का रूट कनाल हुआ है, बहुत डर लगता है, क्या फिलिंग पॉसिबल है रूट कनाल दोबारा करवाने के बजाय? याद रखें कि अगर ठंडा लग रहा हो ना, तो फिर हम रूट कैनाल आमतौर पे नहीं करते। लेकिन जब गर्म लग रहा हो, मीठा लग रहा हो, खाना चबाने से दर्द हो रही हो, या खाना ना भी चबाएं, वैसे दांतों को आपस में क्लेंच करें, बीच में दर्द हो, तो फिर तो रूट कैनाल ऐन लाजम हो जाता है। तो बेहतर है कि रूट कैनाल करवा लिया जाए। मैंने ये देखा कि अक्सर लोग रूट कैनाल से बहुत घबराते हैं, हालांकि ये दांत को बचाने का वाहिद और बेहतरीन तरीका है। उस्मान रजा साहब पूछ रहे हैं कि डीप स्केलिंग के 1 वीक बाद भी दर्द जा नहीं रहा, क्या करना चाहिए? जिन डॉक्टर साहब ने आपकी डीप स्केलिंग की होगी, उन्होंने आपको लाजमी तौर पे दवाइयाँ भी दी होंगी। अगर उन्होंने दवाइयाँ दी हैं और आपने इस्तेमाल नहीं की, तब ऐसा हो सकता है। या हो सकता है कि इस हद तक ना की हो कि उन्होंने दवाइयाँ देना मुनासिब समझी हों। आप अपने डॉक्टर साहब से रब्ता कीजिए, वो यकीनन आपको इसका बेहतरीन हल बताएँगे। आसिफ खान साहब पूछते हैं स्केलिंग की प्राइस का अंदाज़ा बता दें। अभी मैंने कुछ देर पहले एक सवाल के जवाब में बताया था कि रूट कैनाल और इम्प्लांट की किसी ने कीमतें पूछी थी। तो अगेन ये डॉक्टर की एक्सपर्टीज़ और उसमें इस्तेमाल होने वाली चीज़ों पे डिपेंड करता है कि उसकी कॉस्ट कितनी है। ये यूजुअली चंद हज़ार रुपए ही होती है, उतना ज़्यादा नहीं होता। हमारी एक बहन पूछती हैं कि स्केलिंग करवाई है, उसके बाद मुंह से स्मेल आती है। स्केलिंग करवाने के बाद से मुँह की स्मेल अमूमन बल्कि हमेशा ख़त्म होती है। मुँह की स्मेल आने की बहुत सी वजह, मेरी वीडियोस में से आप देख लीजिएगा कि मैंने इसे बैड स्मेल या बैड ओडर के नाम से एक वीडियो बनाई है, या एक ज़ीरोस्टोमिया के ड्राई माउथ के नाम से बनाई है। ये स्केलिंग करवाने के बाद अगर स्मेल आ रही है, तो इसका मतलब है कि या तो ब्रश करने का तरीका ठीक नहीं है, या आपका मुँह खुश्क रहता है, उसमें सलाइवा या थूक कम बनता है, या आपका पानी का इस्तेमाल आपका कम है। इन चीज़ों पे तवज्जो दीजिए, हो सकता है आपका मसला हल हो जाए, वरना वीडियोस देख लें। और अगर फिर भी नहीं बात बनती नज़र आती, तो अपने करीबी मुस्तनद डेंटिस्ट से रब्ता कीजिए। तारिम साहब पूछते हैं सीवियर सेंसिटिविटी है मुझे चाय से, कोल्ड ड्रिंक से, मीठे से और सर्दी की ठंडी रातों से। दांत पीले हैं बाहर से, अंदर से काले हैं 4 सालों से।
क्या वजह है इसकी? क्या स्केलिंग से काम हो जाएगा? इसमें मैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन या देखे बगैर कुछ कह नहीं सकता, लेकिन रफली मैं आपको बता दूं कि मुझे लग रहा है कि इनको रूट कैनाल करवानी पड़ेगी। ये जितना इनको ठंडा गर्म मीठा लग रहा है, इससे इनकी जान छूट जाएगी। इसका मतलब है कि ये भाई जो हैं ये सामने से खूब ज़ोरों शोर से ब्रश करते हैं, लेकिन अंदर की सतह जहाँ पे ज़ुबान दांतों से टकराती है, वहाँ तक इनका ब्रश या तो इनसे जाता नहीं है या ये करते नहीं है वहाँ पे। तो इसलिए दांत बाहर से पीले हैं और अंदर से काले हैं। वो काले हैं, वो चाय कॉफ़ी और अगर पान खाते हैं तो उसके स्टेन्स हो सकते हैं। एक भाई पूछते हैं कि नीचे के 2 दांत हिल रहे हैं, जो कि मुझे महसूस होता है कि मेरे मसूड़े लूज़ हो रहे हैं। इसका कोई ट्रीटमेंट है? हिले हुए दांतों की डिग्रीज़ होती हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। लेकिन अमूमन हिलते हुए दांत को रोका नहीं जा सकता। बहुत कम केसेस में होता है कि बहुत हल्की सी दांतों में हरकत हो, तो उसको हम डीप स्केलिंग या विटामिन डी और कैल्शियम देके कुछ कम कर सकते हैं, लेकिन इसको ख़त्म नहीं कर सकते और ना इसको रोक सकते हैं। तो अगर इनके दांत इतने हिल रहे हैं कि ज़ुबान की नोक लगाने से भी या हाथ लगाने से हिलते हैं, तो फिर तो वो निकलेंगे और उसकी जगह नए दांत लगाए जाएँगे। मियाँ उस्मान साहब पूछते हैं कि मुझे मांस हो रहा है, इलाज बता दें। मास्क के ऊपर मेरी वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएँगे। मुख्तसरन ये बता दूँ कि उसमें अपने मसूड़ों की सफाई करवाएँ, जितना टाटर या प्लाक या कैलकुलस जमा हुआ है, उसको उतरवाएँ, ताकि मांसखोरा या गम रिसेशन मज़ीद ना हो। ब्रश अगर ज़ोर से करते हैं तो उसको आहिस्ता प्रेशर के साथ करें, ये भी मांसखोरी की एक वजह है। और रात को दांतों को पीसना और नेल बाइटिंग करना और दांतों को एज़ अ टूल यूज़ करना, ये भी मांसखोरे या गम रिसेशन का बायस बनता है। अगर इन बातों में से कोई भी आपके हाथों हो रही है, तो उस चीज़ को रोकिए और फौरी तौर पे डेंटिस्ट से राब्ता करें। फैज़ साहब पूछते हैं स्केलिंग के बाद गम्स वापस फिल हो जाते हैं या नहीं? जो गम रिसीड कर रहे हो या मांसखोरा हो रहा हो, तो स्केलिंग के बाद डेफ़िनेटली वो वहीं पे रुक जाते हैं या काफ़ी मुनासिब हद तक स्लो हो जाते हैं। याद रखें कि मांसखोरा एक दफ़ा जब शुरू हो जाए, तो उसको रोका नहीं जा सकता, उसको बहुत स्लो किया जा सकता है। एक भाई पूछते हैं कि स्केलिंग 1 से ज़्यादा बार कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं और करवानी चाहिए। साल में 2 दफ़ा करवानी चाहिए, वरना कम से कम 1 दफ़ा तो ज़रूर करवानी चाहिए। जितनी मर्ज़ी अच्छी तरह ब्रश कर लें, ब्रश में कोई ना कोई कमी रह जाती है। एक भाई पूछते हैं कि स्केलिंग से टीथ वीक तो नहीं हो जाते? मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि स्केलिंग ना करवाने से दांत वीक हो सकते हैं, चूँकि जो प्लाक या टार्टर है वो मांसखोरा कर सकता है, मसूड़ों में सूजन का बायस बन सकता है और दांत मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। तो स्केलिंग से दांत बेहतर होते हैं, नुकसानदेह नहीं है। अब्दुर्रहमान भाई पूछ रहे हैं कि डायबिटीज़ पेशेंट स्केलिंग करवा सकते हैं या नहीं? डायबिटीज़ को तो ज़्यादा करवानी चाहिए, क्योंकि उनके अंदर मैंने देखा कि डायबिटिक पेशेंट के मसूड़े अक्सर सूजे रहते हैं और अक्सर ब्लीडिंग होती रहती है। तो ब्लीडिंग गम्स जो हैं वो दांतों के हिलने का बायस भी बनते हैं और दिल के अटैक और जोड़ों के दर्द वगैरह का बायस भी बन सकते हैं। तो डायबिटिक पेशेंट को स्केलिंग वक़्तन-फ़वक़्तन करवाते रहना चाहिए, चाहे साल में 2 दफ़ा से ज़्यादा क्यों ना करवानी पड़े। स्केलिंग के बाद क्या दांत लूज़ हो जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं, ये एक मिसकंसेप्शन है, एक मिथ है और गलतफ़हमी है, इसको दूर कर लें। स्केलिंग से दांतों की मज़बूती में इज़ाफ़ा होता है। एक भाई पूछते हैं कि क्या स्केलिंग करवाने से ढीले दांत और मांसखोरा ठीक हो जाता है? मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि हिलते हुए दांतों का आमतौर पे कोई इलाज नहीं होता, लेकिन जो मांसखोरा है वो स्केलिंग से बहुत अच्छी हद तक उसको रोका जा सकता है, स्लो किया जा सकता है, लेकिन वो होता रहेगा। इसी तरह एक और भाई का सवाल है सेम कि स्केलिंग के बाद मेरे मसूड़े ख़राब हैं, वापस ठीक होंगे? यहाँ मैं आपको बताऊँ कि जो भी डेंटिस्ट स्केलिंग करते हैं वो सबसे पहले गम ट्रीटमेंट के साथ करते हैं, गम मसूड़ों को सही करते हैं। अगर इन भाई का स्केलिंग के बाद मसूड़े ख़राब हैं तो वो इनकी हो सकता है कि ब्रशिंग करने में या तो ये ज़ोर से करते हैं या नहीं करते, छोड़-छोड़ करते हैं, रोज़ाना नहीं करते, सुबह के टाइम करते हैं, रात को नहीं करते, ये हो सकता है। स्केलिंग करवाने से मसूड़े मज़बूत होते हैं, कमज़ोर नहीं होते। हुसैन भाई पूछते हैं कि क्या आपका क्लिनिक कराची में भी है? नहीं, अभी तो सिर्फ लाहौर में ही है। मैं मिड सिटी हॉस्पिटल जेल रोड लाहौर में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। कभी मौका मिला तो ज़रूर एक ब्रांच बनाएंगे कराची में। आपकी कंसल्टेशन के चार्जेस जानना चाह रहे हैं। ये आप मेरे वीडियोज़ के ऊपर दिए गए नंबर से रब्ता करके मेरे स्टाफ से पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में मैंने कोशिश की कि मेरे व्यूअर्स ने मुझसे जो सवालात किए उनके जवाब दे सकूँ। ये सिलसिला आइंदा भी चलता रहेगा। आपके ताउन का बेहद शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा।